राजस्थान की भजनलाल सरकार पर बीते एक साल में नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जालोर के राजीव गांधी भवन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व राजनीतिक सलाहकार संयम लोढ़ा ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। संयम लोढ़ा ने राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया और कहा कि राइजिंग राजस्थान के नाम पे जो आडंबर किया गया है वो आने वाले समय में राजस्थान की धन संपदा को व्यक्ति विशेष को सौंपने वाला है। सैम लोढ़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की। सुनते हैं खास करके सैम लोढ़ा क्या बोले इस प्रेस का। इन्होंने बजट एस्टिमेट दिया स्टाम्प ड्यूटी से 11,000 करोड़ और इनका नवंबर 24 तक कलेक्शन क्या है 6,831 करोड़। 2024 के जो बजट एस्टिमेट है उसका 62.10 और यही 2023 के जो बजट एस्टिमेट थे 30 नवंबर तक तत्कालीन गहलोत सरकार ने 65.51% स्टाम्प ड्यूटी पे कलेक्शन। मतलब आपकी नौकरशाही काम नहीं कर रही है। 2 बार स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने के बाद भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हैं। आप ऐसे ही सेल टैक्स का लो 29,000 करोड़ का इन्होंने बजट एस्टिमेट बजट में अनुमान किया कि हम इतना कलेक्शन करेंगे और इनका नवंबर 24 तक 30 नवंबर तक कलेक्शन है 15,646.3 करोड़ जो अनुमान का 53.95% है 24-25 के बजट एस्टिमेट का। और इसी अवधि में गहलोत सरकार ने कलेक्शन किया था 58.02% 30 नवंबर। तो रेवेन्यू कलेक्शन में भी आपका हाल बुरा है। कैपिटल रिसिप्ट का आप ले लो, इन्होंने बजट एस्टिमेट किया 70,335 करोड़ और 30 नवंबर तक कैपिटल रिसिप्ट है इनकी 47,220.97 करोड़ जो 24-25 के अनुमान की 67.1%, जबकि पिछली सरकार ने 23-24 में 71.36% अपने एस्टिमेट का कैपिटल रिसिप्ट किया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा से इस बात का जोर रहा है कि राजस्व खर्चा घटना चाहिए। ये सरकार क्या कर रही है? इन्होंने अनुमान किया अपने 24-25 के बजट में 2,90,219.29 करोड़ रुपए, ये एस्टिमेट था और 30 नवंबर तक इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया 1,63,604.15 करोड़ जो 24-25 का इनका अनुमान था उसका 56.37 है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट अनुमान का। और इसी अवधि में पिछली सरकार ने राजस्व खर्चा किया था 50.30। तो राजस्व खर्चा भी आप बढ़ा रहे हो, रेवेन्यू आप घटा रहे हो। रेवेन्यू डेफिसिट इन्होंने अनुमान किया अपने बजट में 25,758.11 करोड़ 24-25 की और अभी तक इनका आ गया 30 नवंबर तक 26,244.9 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट जो 101.89% है बजट अनुमान का। और इसी अवधि में पिछली सरकार ने 23-24 में किया था 83% बजट एस्टिमेट का। फिस्कल डेफिसिट इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। FRBM एक्ट भी तभी लाए थे जिसके माध्यम से राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने की बात हुई थी। तो 24-25 में इनका अनुमान है 70,009.48 करोड़ और ये 30 नवंबर तक आगे 46,910.51 करोड़ पे जो अनुमान का 67.01% राजकोषीय, जबकि इसी अवधि के अंदर 30 नवंबर 23 तक का आप देखेंगे तो 62.09 बजट अनुमान का ये राजस्व राजकोषीय घाटा पिछली सरकार में। तो वित्तीय प्रबंधन भी इनका विफल है। हर स्तर पर ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं। अब भारत सरकार ये दावा करती है, मैं थोड़ा सा इसके इतर आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। बार ढिंडोरा पिटती है विश्व गुरु होने का और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, लेकिन उसका भी आप एक्सपोर्ट देखेंगे 23-24 का तो वो है 437 बिलियन US डॉलर और इंपोर्ट है 677 बिलियन US डॉलर। मतलब भारत का ट्रेड डेफिसिट है 240 बिलियन डॉलर कम है 23-24 में। आपका इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सरकार की,
तो भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2019-20 में जो जीडीपी का 4.7%, जबकि उस समय आप सबकी जानकारी में है कि कोरोना वगैरह वगैरह की परिस्थितियां भी थी, और वो घट करके 23-24 में हो गया जीडीपी का 3.8% कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का टोटल शेयर घट रहा है तो आप कौन सी तरक्की बता रहे हो? तो जितना भी ये झूठो ढिंडोरा पीट रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब अलग अलग तरह के स्लोगन दे रहे हैं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग का एक फिगर में कोट करके फिर दूसरी बात आपसे करूंगा। 2014 में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था जीडीपी का 15.07% 2014 में, जब इन्होंने हुकूमत अपने हाथ में ली थी। ये 2019 में गिर के हो गया मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 13.46, और 2023-24 में गिर करके हो गया जीडीपी का 12.84%। तो ये सारी स्थिति आपके माध्यम से रखना चाहते हैं, और इसलिए रखना चाहते हैं कि लोगों को ये पता रहे कि भाई ये किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब इस गवर्नमेंट का पूरा 1 साल कंप्लीट निराशाजनक रहा है, और उन्होंने नए काम तो शुरू किए नहीं, उल्टे हमारी सरकार के वक्त जो काम चल रहे थे वो बंद किए। सरकार बनते ही दिसंबर में इन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जिन जिन कामों का भी कार्यादेश जारी नहीं हुआ है या टेंडर नहीं हुआ है, भले वो बजट में स्वीकृत है, वो सारे रोक दिए जाए, और वो सारे उन्होंने रोक, और अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया कि जिन योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया या तो उन्हें बंद करें या उनके नाम बदल दें। और आप देख रहे होंगे लगातार कई योजनाओं के उन्होंने नाम बदले और कई योजनाएं इन्होंने बंद की। अभी राइजिंग राजस्थान के नाम पर भी जो इन्होंने उत्सव का आयोजन किया, आने वाले समय में राजस्थान के लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा कि एक व्यक्ति विशेष को राजस्थान की धन संपदा लुटाने के लिए ये आयोजन हुआ है। जब इसके परिणाम आने शुरू होंगे तब सबको पता चल जाएगा। और भर्तियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने बार बार वक्तव्य दिया कि 17 भर्तियां जो हमारे सरकार में हुई, 17 भर्तियों के पर्चे आउट, 17 भर्तियों के पेपर लीक, तो आपका किसने हाथ पकड़ा? क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? बीजेपी के शासन के अंदर जो आरपीएससी का मेंबर बना था रामूराम राय का, वो बीजेपी की सरकार में बना था, और उसका नाम आने बाद, उसके गिरफ्तार होने के बाद में सब कुछ एक असमंजस के माहौल में डाल दिया। पहले तो इनकी सरकार के मंत्री बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि हम ये भर्ती रद्द करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। अब मगरमच्छ तो छोड़िए, चूहे भी इनके हाथ में नहीं आ रहे, वो भी इस तरीके की ढीला इनका इतना अन्वेषण है कि वो भी छूट छूट के बाहर आ रहे हैं। और जितने भी वायदे किए, चाहे महिला अत्याचार के हो, किसानों के शोषण हो, बलात्कार हो, लूट डकैती हो, सब की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। सम्मान निधि का वायदा किया था, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ 2000 रुपये बढ़ा करके छोड़ दिया। एमएसपी पर बाजरे की खरीद का काम नहीं किया, जबकि वादा कर चुके थे। गेहूं में एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर जो खरीद की बात इन्होंने कही थी, वो जुमला साबित हुई। अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने घोषणा की थी कि हम 5000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे, लेकिन उस पर भी कोई काम इन्होंने अभी तक किया नहीं। 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया 1 वर्ष में, अभी तक तो एक भी नौकरी दी नहीं है। तो थोड़ी बहुत कुछ अपॉइंटमेंट लेटर दिए, वो पिछले सरकार की भर्ती है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे नहीं रहे। और अब आपने देखा होगा नगर पालिका में भी, सफाई कर्मी में भी भर्तियां तो निरस्त की। अब ये कह रहे हैं कि हम संविदा से भर्ती करेंगे, जबकि हमारी सरकार ने इसके लिए रूल्स बनाए, उनके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस किया, ताकि बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। ये जो युवा मित्र थे उनको उन्होंने घर बिठा दिया। सबसे चिंता का विषय ये है कि शिक्षा मंत्री का इतना बड़बोलापन है कि वो स्कूल के काम पे तो ध्यान देते हैं,
अभी ये जो इन्होंने अधिशेष शिक्षक किए, इनकी सूचियाँ निकाली, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके स्कूल के पास में बिल्कुल जगह खाली हो तो वहाँ नहीं लगाया, दूर फेंक दिया। करना ये चाहिए था कि आप पहले पदोन्नति करते, प्रमोशन से पद भरते और बाद में अधिशेष करते, तो आज शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं। आज कितनी जगह स्कूलों के अंदर ताले लग गए, बच्चे सड़क पर आए, बच्चे हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये सब इनकी गलत नीतियों से कारण हुआ। 10% तक घट गया। बच्चों, कमजोर परिवार के छात्रों को जो यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये देने थे, वो इन्होंने अभी तक दिए नहीं। 1 लाख से ज़्यादा राजस्थान में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। IIT की तर्ज पर जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करनी थी, वो की नहीं। खेल आधुनिकीकरण के लिए कोई काम नहीं किया। क्रिकेट का कबाड़ा करने में लगे हुए हैं। 3 महीने के लिए कभी भी एडॉक कमेटी लगती है। राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार है कि जब एक के बाद एक 9 महीने तक इन्होंने एडॉक कमेटी बनाई और पूरा उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी वसुंधरा जी की सरकार रही, भैरव सिंह जी की सरकार रही, गहलोत साहब की सरकार रही। कभी क्रिकेट में इस तरीके की चीज़ नहीं आई कि आप राजनीतिक आधार पर कोई काम करें। की घोषित कटौती आपकी जानकारी में है, 12-12 घंटे कटौती हो रही है। 400 से 600 लाख यूनिट की कमी से राजस्थान लगातार जूझता रहा। इन्होंने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके 5000 करोड़ रुपए की एडिशनल वसूली लोगों से की है। फिक्स चार्ज में भी 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की और पुरानी सरकार की पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करके जो नए कंज्यूमर्स हैं उनको इसमें कनेक्ट नहीं किया, तो वो जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उससे वो सारे लोग वंचित हैं। ERCP का समझौता किया, समझौता क्या हुआ ये आज तक न तो राजस्थान की विधानसभा को बताया, न जनता को बताया। और प्रधानमंत्री जी भी आकर के गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों को जानकारी नहीं मिली। हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया था, उसमें भी इन्होंने योजना को बंद कर दिया और उसको सेंटर के पैटर्न पर ले आए, जिससे भी राजस्थान के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। अब DLC रेट 1 साल में 2 बार DLC रेट बढ़े सभी जगह। ऐसा क्या हुआ है राजस्थान के अंदर जो आप DLC रेट इतनी बढ़ा रहे हैं? आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आज फर्स्ट फ्लोर का रेट इतना हो गया कि उस जो DLC रेट है वो बाजार दर से भी ज़्यादा है। तो खरीदने वालों पर अनावश्यक बोझ पैदा कर रहे हैं और रिटर्न वो है नहीं। जैसा कि मैंने आपको फिगर से भी कोट किया कि 2 बार बढ़ाने के बाद भी जो आपने टारगेट अपना तय किया था आप उसको प्राप्त नहीं कर सके। हमने 500 रुपये में पट्टे दिए, लोग 69 एक के दिए, दूसरे दिए। आज इन्होंने 8 गुना रेट कर दिए और लोगों से लाखों रुपए ये पट्टों के वसूल कर रहे हैं। इलेक्शन बताइए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73rd और 74th, और इनको संवैधानिक इकाई का पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद को दर्जा दिया। इन्होंने वो चुनाव नहीं करवाए, अब प्रशासक लगा दिए। आपको अगर आगे ही ले जाना था तो आप इसी को जो भी इलेक्टेड बॉडी इनको कंटिन्यू करते। नौकरशाहों को बिठाने का क्या औचित्य है? आज जिन आपको प्रशासक जिनको भी लगाया वो एक दिन नगर पालिका परिषद के कार्यालय में नहीं जाते, लोग धक्के खाते रहते हैं। तो इस सब की इनको आने वाले समय में कीमत चुकानी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को जो 500 रुपये पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, वो हज़ारों की तादाद में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। 5-5 महीने से भुगतान बाकी है। और हम तो क्या कहें, आपने बेगू के विधायक का स्टेटमेंट सुना होगा, अन्ना अनीता बघेल का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने ऊर्जा मंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल का स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं मंत्री हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा हो रहा है। एक मंत्री कह रहा हमारी सुनवाई नहीं कर रही। एक विधायक जो 5वीं बार के विधायक है वो कह रही है कि मैं इलाज करूँगी, इनका इतना भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी के जनप्रतिनिधि अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। इन सारे 106 रुपये और पालनपुर में मिल रहा है 94 रुपये, डीजल मिल रहा है अबुरुड में 91 रुपये में, पालनपुर में 90 रुपये। हमारे वक्त सारे पेट्रोल पंप बंद कराए थे, हड़तालें करवाई थी। अब राज आ गया आपका, वही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये फर्क क्यों? और
आप जीएसटी, पहले तो आपने विरोध किया जीएसटी का जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने तो जीएसटी के आपने कर दी, तो पेट्रोल डीजल को भी आप जीएसटी के दायरे में लाओ ना, शराब को जीएसटी के दायरे में लाओ, पूरे देश के अंदर एकरूपता तो आए। जब आप एक देश और एक इलेक्शन और वन इलेक्शन वन नेशन और एक भारत और श्रेष्ठ भारत और सभी तरह की बातें कर रहे हो, तो अलग अलग राज्य में इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने वायदा जो किया था उस पर आपका होना चाहिए। अब एक मैं अंतिम बिंदु पर आपको निवेदन करूंगा। पहली बात तो ये आश्चर्यजनक है कि भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का एक सहयोगी संगठन है, और आरएसएस की दिल्ली में सरकार है, आरएसएस की जयपुर में सरकार है, इनको क्या जरूरत पड़ी कि अपनी ही सरकार में आकर के आप सड़क पे बैठ गए? जब आप वोट लेकर के आपने राज बनाया है तो आप राज में बैठे हुए लोगों से खुद सीधे बात कर सकते थे, और खुद देश के गृह मंत्री यहाँ लोगों से वायदा करके गए थे, तो फिर आपको बैठने की क्या जरूरत थी? और बैठ गए, इतने दिन बैठ गए, तो फिर ऐसी क्या चीज हुई कि आप उठ गए? मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। जालोर, सिरोही, बाड़मेर इनकी एक पुरानी लड़ाई है। मैं आपको निवेदन करूंगा, 1966 में राजस्थान और गुजरात के बीच में समझौता हुआ था। नाथूराम जी बिरला सिंचाई मंत्री थे, और तब ये तय हुआ था कि नर्मदा का पानी जब गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा तो माही व्यास का बचा हुआ पानी इन जिलों को मिलेगा। ये लिखित एग्रीमेंट है। अब 9 साल पहले नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी मोदी जी ने राजस्थान को पानी नहीं दिया। सुजलाम सुफलाम के नाम से नई नहर बना करके उन्होंने वो सारा पानी उसमें उपयोग करने में लिया, वो भी पूरा नहीं, बाकी का बचा हुआ पानी आज भी समुद्र में जा रहा है। तो पहली बात तो इनको ये करनी चाहिए कि उस समझौते की क्रियान्विति क्यों नहीं करते आप? आज तो दोनों जगह आपकी सरकार, आपको समझौते की क्रियान्विति करके इन तीनों जिलों का जो हक इतने दशकों से मारा जा रहा है वो हक दिलवाएंगे। इसी मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट में यहाँ के किसानों ने पीआई दायर कर की। राजस्थान किसान संघर्ष समिति बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, वो पीआईएल चल रही है, इसमें ये पानी है। और ये जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की बात, जब गृह मंत्री जी चुनाव के वक्त वायदा करके गए तो अब आपको क्या तकलीफ है? आप लाइए ना, किस फॉर्म में आप इस नदी को पुनर्जीवित करेंगे? आप बताइए, आपकी नीयत खराब है। मैं ये दोनों एग्रीमेंट आपके सामने, दोनों रिप्लाई, उस पिटिशन के अंदर जो रिप्लाई इस साल पीएचडी और इरिगेशन ने पेश किए हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, एक तो भेजा है अभी अंडर प्रोसेस है और एक पेश कर दिया है, उसका मैं ज़्यादा नहीं मैं कॉपी आपको उपलब्ध कराऊंगा, सिर्फ 4 लाइन में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो रिप्लाई पीएचडी ने राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किया है। नो पर्सन कैन क्लेम दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज दे आर रेजिडेंट्स ऑफ नियर बाई एरिया ऑफ ए रिवर और पर्टिकुलर डैम। द पिटिशनर फेल्स टू एस्टेब्लिश एनी लीगल राइट in their favor to claiming such extraordinary treatment with them। ये पीएचडी की, राजस्थान सरकार के पीएचडी का राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब है, जिसकी मैं कॉपी आपको दूंगा। इसका बिंदु 5 में ये पैरा मैंने पढ़ कर सुनाया है। तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, भजनलाल की सरकार, उनकी सबकी नीयत समझ सकते हैं और लोग भी समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये ऐसा नहीं हो, हम आपका इसमें सहयोग चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने जो वायदा किया है वो वायदा जुमला साबित नहीं हो, इसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं, इसलिए आपके ध्यान में ये बिंदु ला रहे हैं। अब ये प्रयास है, करना किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई जिसने लाख करोड़ के आपके समझौते हुए हैं वो धरातल पर आए, राजस्थान की जनता को लाभ मिले। लेकिन आपने खुद ने देखा होगा, खुद उद्योग मंत्री ने कह दिया कि हमारी ये फेलियर है। उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया कि हम इंतजाम सही नहीं कर पाए, अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी। और टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, जो इन्वेस्टर आए उनको खाने को रोटियां नहीं मिली, ये भी आपने देखा होगा। तो इस तरह की बदइंतजामी का शिकार रहा है। आप क्या आगे राजस्थान को गुड रिजल्ट डिलीवर करेंगे? एक आयोजन आप ढंग से नहीं कर सके, बाहर एमएलए धक्के खा रहे थे, मंत्री धक्के खा रहे थे, ऐसे आयोजन होता है। एक आयोजन आप ढंग से नहीं कर सकते, इतनी बड़ी सरकार लेकर के बैठे हुए। मैं तो कहता हूँ इस फेलियर के लिए
इंडस्ट्री मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। जालोर की लगातार मांगे जवाई बांध का जिस तरह लगातार ये सरकार रही, लेकिन इस पर हक तय करने के लिए किसी की भी सरकार आगे नहीं आई। नहीं, ऐसा है कि ये बराबर राजस्थान जालोर सिरोही बाड़मेर की समस्या का समाधान नाथूराम जी मिर्धा कमेटी के जो इरिगेशन मिनिस्टर गुजरात और राजस्थान के बीच में MOU साइन हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसमें नहीं थे। और बराबर अशोक गहलोत साहब की सरकार के वक्त में गुजरात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन को बराबर पत्र लिखे गए कि ये करिए, ये करिए। मैं खुद गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब जल संसाधन मंत्री थे, खासाकोटी में जाकर के उनसे मिला, उनका पूरा ध्यान आकर्षित करवाया। पर आप बताओ यार, उन दो गुजराती भाइयों के मुंह से पानी कौन निकाल के लाए? निकाल कर जाए तो उनकी कुर्सी चली जाए, कोई बोलता ही नहीं है। अब ये तो आप पर है कि आप उनको बार बार याद दिला के उनको बाध्य करो, जब भी केंद्र का मंत्री आए कि हाँ हम समझौते की क्रियान्वित करेंगे और बचा हुआ पानी देंगे। कोई उनको गुजरात की जनता का हक नहीं छीनता, पानी समुद्र में जा रहा है, लेकिन धन का प्रावधान तो नहीं करेगा। अब जवाई पुनर्भरण 2016 से भेजा हुआ, केंद्रीय जल आयोग लेकर के बैठा, आज तक बैठा हुआ उस योजना को लेकर। मंत्री रहे 5 साल गजेंद्र सिंह, कुछ नहीं। ये सब हम सबको मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का विषय या बीजेपी का विषय, ये जनता का विषय है, हमारा सबका विषय, और सबको मिलजुल कर इस पर लड़ना है। हम भी आपके किसान संगठन जितने भी आते रहे, आंदोलन में भी हम आए, आप इनमाल में था जब, वहाँ जयपुर आए जब भी हम साथ मिलने गए करें, क्योंकि ये कोई इशू राजनीतिक नहीं है, ये यहाँ की लाइफ लाइन है। यहाँ का आगे का, आज सारे लोग अपने बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्यों जाते हैं? अगर यहाँ पूरे अवसर हो तो क्यों जाए बाहर? एक उम्मीद जब 2014 में मोदी जी आए, जो गुजरात में अपने भाई रहते हैं, उन्होंने सबने आगे कहा मोड़ा गुजरात में यू गई, यू बिजली आ गई। लोग वो झांसे में आए, वोट दिए, एक इंडस्ट्री ले ली जालोर से, भूल गया। एक कारखाना बढ़ाने लगा कि भैया रोजगार के अवसर सृजित हो। तो आज वोट देते हैं, 4 बार से लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है, लोकसभा में जा रही है, तो कुछ उम्मीद तो रख सकते हैं सरकार। देखो, सारे निर्णय, सारी चीजें एक हुकूमत नहीं कर पाती है, लेकिन कानून बनाना, सजा का प्रावधान करना, पकड़ करना, सब चीजें की है। अगर आप वसुंधरा की सरकार के वक्त में जितने पर्चे लीक हुए थे ना, उसमें किसी तरह के एक भी मामले में कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई। कोई कदम उठाया था उन्होंने? नहीं उठाया। और देश के अंदर 69 पेपर लीक हुए, 69 पूरे भारत में। गुजरात देखो, उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश देखो, सेना के पर्चे लीक। तो ये राष्ट्रव्यापी बीमारी है, जिसके लिए उच्च प्रतिष्ठित लोगों को इन संस्थाओं से जोड़ने की जरूरत है। और अभी तो जो उस वक्त नहीं हुए, आज उनकी चर्चा करके क्या होगा? आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आपने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि जो RS एग्जाम हुआ है 2018 का 21 का, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, क्या कार्रवाई की आपने? दूसरी परीक्षाओं में जो हुए, क्या उनके दस्तावेजों का वापस सत्यापन किया? आज खाली ऐसा ही पेपर नहीं, दूसरे अनेक एग्जाम के भी घोटाले पकड़े जा रहे हैं। कौन कहाँ बैठा, फर्जी बैठा, वो बैठा। तो इसके लिए आपको अगर ध्यान में हो तो ये SI भर्ती का ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैंने 2023 में उठाया था, और मैंने इनके मॉक इंटरव्यू का बताया था कि कैसे लोगों को आप सब इंस्पेक्टर बना रहे हो। मॉक इंटरव्यू देखो, इनको ये नहीं पता राजस्थान में जिले कितने हैं, वो SI भर्ती के अंदर टॉपर है। हमने तब भी हमारी सरकार को भी आदत किया था। किसान संघर्ष में आपने कांग्रेस के वक्त फोन टेपिंग वाले, तो उसका एक मुकदमा तो राजस्थान में दर्ज है, आपकी जानकारी में, ACD के द्वारा। और एक अपने बचाव के लिए गजेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में करा रखा है। तो यदि गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरा फोन टेप हुआ, तो राजस्थान में भी मुकदमा दर्ज। आपका फोन टेप हुआ है, ये साबित कैसे होगा? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ये साबित कैसे होगा? आप अपनी आवाज़ का सैंपल देंगे तब साबित होगा ये आवाज़ आपकी थी, आप क्यों नहीं थे? आपको कोर्ट बार बार बुला रही है, आप सैंपल नहीं दे रहे। अगर वाकई आपका ही फोन टेप हुआ है, आइए आप सैंपल दीजिए, जिससे मालूम पड़े कि फोन आपका ही था कि नहीं।
और दूसरी बात, अब जो वो पलटा है भाई, तो उसने पहले स्टेटमेंट क्या दिया था 3 साल पहले जब मुकदमा हुआ था कि मुझे कहीं से मिला। अब क्या स्टेटमेंट दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। तो जो आदमी खुद आरोपी है और एक बार स्टेटमेंट दे चुका है, दूसरी बार स्टेटमेंट बदल रहा है, क्रिमिनल लॉ के मुताबिक उसकी क्या वैल्यू है?